देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं हमारे खास प्रोग्राम तहलका एक्सक्लूसिव में। तहलका एक्सक्लूसिव वो कार्यक्रम जहां पर हम खबरों का करते हैं बारीकी से विश्लेषण। आज के मेन्यू में खबरें कौन कौन सी हैं, सबसे पहले नजर उस पर डालेंगे। 3 तस्वीरों में हम समझेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में हम खबरों का विश्लेषण किस तरीके से, किस लिहाज से करने वाले हैं। आज सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश जो कि इस देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इस राज्य की कानून व्यवस्थाओं पर काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। 24 घंटे में 14 हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो जाती हैं। वो हत्याएं कहां कहां पर हुई, उन हत्याओं में क्या क्या अपडेट था, वो सब कुछ आज आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। इसके अलावा दूसरी खबर में भी उत्तर प्रदेश का ही जिक्र किया जाएगा, क्योंकि 24 घंटे में अगर 14 हत्याएं हुई हैं तो फिर पिछले 1 दशक का डेटा उत्तर प्रदेश में क्या कहता है। खास तौर पर आपराधिक घटनाओं से जुड़ा हुआ डेटा उत्तर प्रदेश में क्या कहता है, क्योंकि सरकार कई बार यह दावे करती है कि उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म करने की पूरी कोशिश चल रही है, लेकिन वो कोशिश कितनी सफल, कितनी कारगर साबित हो रही है, उस पर भी आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर डेटा क्या कहता है पिछले 10 सालों का। क्या वाकई में अपराध में कमी आई है या फिर अपराध उसी तरह से जारी है जैसा पहले हुआ करता था। और तीसरी खबर में आज हम बात करेंगे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट। जी हां, भारत में ही 5वीं पीढ़ी के यानी कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट का निर्माण करने जा रहा है। इसके क्या मायने हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों ये आवश्यकता पड़ी कि भारत 5वीं पीढ़ी के जेट का निर्माण अपने ही देश में करेगा। और इन 5वीं पीढ़ी के 5th जनरेशन के जेट आने के बाद भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स कितनी मजबूत हो जाएगी। तो इन 3 खबरों पर बारीकी से नजर डालेंगे और शुरुआत अब सबसे पहले करेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों के भीतर 14 हत्याओं के मामले सामने आए थे। 14 हत्याओं की चौंकाने वाली घटनाओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन घटनाओं में एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या भी शामिल है, जिससे अपराधियों के बढ़ते हौसले और पुलिस के सामने चुनौतियों की भयावह तस्वीर सामने आती है। विपक्षी दलों और आम जनता ने सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल उठाते हुए इसे पूरी तरह से विफल भी बताया है। घटनाओं का विवरण क्या है, 24 घंटे में जिन 14 हत्या की वारदातों का जिक्र किया जा रहा है वो पूरे उत्तर प्रदेश में आखिर कैसे कैसे कहां कहां पर हुई, क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में अपराध जिस तरह से रहता था वो पूरे देश में मिसाल बन जाता था। लेकिन इस अपराध में कमी आई है, नहीं आई है, ये बात की बात। फिलहाल जो 14 घटनाएं थी उनका जिक्र मैं आपको बताता हूं। पिछले 24 से 48 घंटों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से सामने आई हत्याओं की कुछ प्रमुख घटनाएं जो है, सबसे पहली घटना गाजियाबाद में हुई, जहां पर अपराधी को पकड़ने पुलिस जाती है, लेकिन पुलिस की टीम पर हमला कर दिया जाता है। इसमें कांस्टेबल सौरभ की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यह घटना तब हुई जब पुलिस एक वांटेड अपराधी कादिर को पकड़ने के लिए गई थी, जो कि एक सेंसिटिव मामला है। खुद पुलिस कांस्टेबल की अगर हत्या हो रही है तो फिर आप सोचिए कि कितने सवाल सरकार के ऊपर या फिर कानून व्यवस्था के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर उठेंगे। जौनपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जहां पर पिता और 2 बच्चों के हथौड़े से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। जौनपुर का ये ट्रिपल मर्डर, जिसकी बात हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं और तस्वीरों में आप इसी खबर से जुड़ी हुई तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं और वो परिजनों से मुलाकात करते हैं। तो जौनपुर में ये एक बड़ी वारदात हुई थी, ट्रिपल मर्डर केस हुआ था और जौनपुर में ही, अकेले जौनपुर में ही बीते 3 दिनों में ये 5वीं हत्या बताई जा रही है। ट्रिपल मर्डर के बाद वहां पर 2 और हत्याएं हुई हैं, जो कि स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाती। सिर्फ जौनपुर या फिर दूसरी जगह ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी अपराध से ढकी छिपी नहीं है। राजधानी लखनऊ के पौष इलाके में एक होटल के अंदर एक युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। ये युवक खाना खा रहा था, तभी बदमाशों ने उसे गोलियों से भून डाला और एक गाड़ी में बैठ करके फरार हो जाते हैं। जी हां, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हाल हैं। अब आप सोचिए कि राजधानी में ही अगर अपराधियों के हौसले इस तरह से बुलंद होंगे तो प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में क्या होगा, पिछड़े इलाकों में क्या होगा। अंबेडकर नगर में भी एक घटना हुई, जहां विपुल नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई। कन्नौज में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हापुड़ में एक हिस्ट्री शीटर की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों के बीच में संघर्ष होता है, एक बुजुर्ग की हत्या कर दी जाती है। इन घटनाओं के अलावा भी अन्य हत्याएं दर्ज की गई हैं, जिससे कुल संख्या 14 तक पहुंच जाती है। अब कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल उठते हैं। इन घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चौतरफा सवाल उठ रहे हैं।
अपराधियों में भय की कमी क्या ये नजर आ रहा है? जिस तरह से अपराधियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया और खुलेआम हत्याएं कर रहे हैं, उससे ये साफ होता है कि उनके मन में क्या कानून का डर लगभग समाप्त हो चुका है। क्योंकि सरकार ने पिछली बार ये दावे किए थे कि जब से मौजूदा सरकार रही है तब से लगातार अपराध को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अपराधियों के डर कर उत्तर प्रदेश को छोड़ने के कई सारे दावे सरकार की तरफ से और सत्ताधारी पार्टी की तरफ से लगातार किए जाते रहे। सरकार के दावों पर प्रश्न चिन्ह उठता है। योगी सरकार ने अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस और ठोक दो की नीति का दावा किया था, लेकिन ये घटनाएं इन दावों की पोल खोल रही हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि ठोक दो मॉडल अब अपराधियों के बजाय आम जनता पर इसका असर पड़ रहा है। पुलिस की कार्यप्रणाली जहां एक और पुलिस कर्मियों की हत्या हो रही है, वहीं दूसरी ओर आम जनता की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की निष्क्रियता और भ्रष्ट व्यवस्था के आरोप भी लग रहे हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप क्या इसमें हो रहा है? आम आदमी पार्टी और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे विपक्षी नेताओं ने पुलिस बल में राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करने की मांग की है ताकि पुलिस निष्पक्ष रूप से काम कर सके। क्या जातीय भेदभाव भी हो रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं, ये आरोप लगाते हैं कि प्रदेश में 90% हत्यारे एक विशेष जाति से आते हैं और उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिससे न्याय में भेदभाव होता रहता है। सरकार की प्रतिक्रिया और चुनौतियां इस पर क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और उनकी संपत्तियों को जब्त करने का दावा किया है। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार योगी सरकार के कार्यकाल में बड़ी संख्या में अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और मुठभेड़ों में भी अपराधियों को मारा गया। हालांकि हालिया घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अपराध का पूर्ण नियंत्रण अभी भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटों में 14 हत्याओं की घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी। अपराधियों के बढ़ते हौसले और पुलिस की चुनौतियों को देखते हुए सरकार को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की भी क्या आवश्यकता है? आज ये प्रश्न भी वाजिब है और जमीनी स्तर पर प्रभावी कदम उठाने की भी आवश्यकता है ताकि आम आदमी में कानून के प्रति विश्वास बहाल हो सके और अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। तो ये थी उत्तर प्रदेश की 14 हत्याएं जो पिछले 24 से 48 घंटों में वहां पर हुई हैं। ये घटनाएं कहां पर हुई है और इनसे कितने सवाल उठते हैं, ये सब बातें हमने आपको इस खबर में बताई। अब अगली खबर में हम जिक्र करते हैं कि आखिर पिछले एक दशक का डेटा अपराध का उत्तर प्रदेश में क्या कहता है। उत्तर प्रदेश क्योंकि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और यहां अपराध के आंकड़े हमेशा से ही चर्चा का विषय रहते हैं। पिछले एक दशक लगभग 2014 से लेकर 24 तक राज्य में अपराध के पैटर्न और दर में कई उतार चढ़ाव देखे गए हैं, जो कि विभिन्न सरकारों की नीतियों, सामाजिक आर्थिक कारकों और कानून प्रवर्तन यानी कि इंप्लीमेंट करना कानून को इसके प्रयासों से प्रभावित भी हुए हैं। अब अपराध के आंकड़ों का मुख्य स्रोत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB है, जो पूरे भारत में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए अपराधों का वार्षिक संकलन करता है। हालांकि इन आंकड़ों की अपनी सीमाएं भी होती हैं। सभी अपराधों की रिपोर्ट नहीं की जाती है, खासकर महिलाओं के खिलाफ और छोटे मोटे अपराध जिनकी रिपोर्ट पुलिस तक पहुंचती नहीं है। अपराधों के वर्गीकरण में भी भिन्नता हो सकती है, इन पर राजनीतिक प्रभाव भी हो सकता है। कई बार आंकड़ों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत करने या फिर छिपाने की कोशिश भी की जाती रही है, लेकिन इसके बावजूद भी NCRB के आंकड़े राज्य में अपराध की सामान्य प्रवृत्ति की एक महत्वपूर्ण संकेतक उसे प्रदान करते हैं। पिछले 10 सालों में अपराध की सामान्य प्रवृत्ति क्या रही है? साल 2014 से 24 तक अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में अपराध दर में मिश्रित रुझान देखने को मिले हैं। कुछ श्रेणियों में कमी देखने को मिली है, यानी कि अपराध की कुछ कैटेगरियों में कमी आई है, जबकि कुछ अन्य कैटेगरियों में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद जीरो टॉलरेंस और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा जो किया गया था, उसका भी मिला जुला असर देखने को मिलता है। मुख्य अपराधों के आंकड़े क्या हैं? विभिन्न श्रेणियों के अपराधों के लिए पिछले 10 सालों में कुछ अनुमानित रुझान है जो मैं आपको बताऊंगा, जो NCRB का डेटा और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। इसमें सबसे पहले हम हत्या यानी कि मर्डर की बात करें तो 2013 से 16 जब अखिलेश यादव की सरकार का अंतिम कार्यकाल था, इन वर्षों में हत्या के आंकड़े 5000 के आसपास या उससे अधिक रहे। 2013 में 5047, 2014 में 5150, 2015 में 4732, 2016 में 4889, 2017 में यानी कि 2017 से 2020 तक योगी आदित्यनाथ की सरकार जब रही, इनका प्रारंभिक कार्यकाल था,
तो शुरुआती वर्षों में हत्या के मामलों में कमी का दावा किया गया। 2017 में यह आंकड़ा घट करके 4324 आ गया, 2018 में 4018, 2019 में यह आंकड़ा और घट गया, यानी कि हत्याओं की संख्या में कमी देखने को मिली, 3806, 2020 में 3779 ये आंकड़ा था। और हालिया रुझान 2021-22 का जो है वो 3717 और 2022 में 3491 हत्याएं दर्ज की गई। यानी कि इन आंकड़ों को समझकर देखकर ये लग रहा है कि ये कमी का संकेत है। उत्तर प्रदेश में हत्याओं की जो वारदात घटनाएं होती थी उनमें कमी आई है। हालांकि हाल की घटनाएं जैसे कि 24 घंटे में 14 हत्याएं ये चिंता का विषय बनी हुई हैं कि आखिर जब डेटा कम हो रहा है तो फिर ये हत्याएं क्यों नहीं रुक रही। अपहरण की अगर हम बात करें, किडनैपिंग एंड अबडक्शन की बात करें तो अपहरण के मामलों में कुछ वर्षों में वृद्धि देखी गई है। साल 2013 में करीबन 11,183 अपहरण की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई। साल 2014 में 12,361 अपहरण की घटनाएं हुई। साल 2015 में 11,999 अपहरण की घटनाएं हुई। 2017 में 19,921 घटनाएं हुई। यानी कि 2017 में यह आंकड़ा बढ़ गया पिछले सालों की तुलना में। 2018 में 21,711, यानी इसमें और वृद्धि हो जाती है। और 2009 में अपहरण की घटनाओं में कमी आती है और कुल अपहरण के मामले 16,590 दर्ज किए जाते हैं। 2020 के बाद की अगर हम बात करें तो कुछ कमी का दावा इनमें किया जा रहा है, लेकिन अपहरण की घटनाओं का बढ़ना एक गंभीर चुनौती बनी हुई है, खासकर महिलाओं और बच्चों के अपहरण के मामले में। बलात्कार की अगर हम बात करें तो रेप के आंकड़े किस तरह से उत्तर प्रदेश में रहे हैं। रेप के मामले भी पिछले 10 सालों में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। साल 2013 में जहां 3050 रेप दर्ज किए गए, 2014 में यह आंकड़ा बढ़कर के 3467 हो जाता है, लेकिन फिर 2015 में घटकर 3025 हो जाता है। लेकिन 2015 और 16 में जमीन आसमान का अंतर था, जहां 2015 में 3025 रेप दर्ज किए गए उत्तर प्रदेश में, वहीं 2016 में 4816। ये एक बहुत बड़ी वृद्धि है, ये देखी गई। 2017 में 4246, यानी कि आंकड़ा फिर कम होता है। 2018 में 3964 और कम होता है। 2019 में 3065 और कम होता है। 2020 में 2769 और कम। हालांकि 2022 में उत्तर प्रदेश में बलात्कार के 3690 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें राजस्थान के बाद ये दूसरा सबसे अधिक रिपोर्ट किया गया राज्य था। गैंगरेप और रेप के बाद हत्या के मामलों में यूपी को एनसीआरबी द्वारा शीट्स पर बताया गया है। चोरी की अगर हम बात करें तो चोरी के मामलों में भी कमी का दावा सरकार की तरफ से किया गया। साल 2013 में 41,949 केस दर्ज किए गए, 2014 में 48,000 के आसपास, 2015 में 49,000 के आसपास, 2016 में 56,000। ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 2017 में 60,000, फिर 2018 में 55,000, कम हो जाता है। 2019 में 50,000 और 2020 में 33,000। बहुत ज़्यादा कमी सरकारी दावों में देखने को मिलती है। चोरी की घटनाओं में 2016 की तुलना में महत्वपूर्ण कमी आई। महिलाओं के खिलाफ अगर अपराधों की हम बात करें तो इस मामले में उत्तर प्रदेश अक्सर सीड्स के राज्यों में गिना जाता था। पति या फिर रिश्तेदारों के द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट के मामले भी यूपी में काफी ज्यादा देखने को मिलते थे। 2022 में 20,371 के आसपास मामले दर्ज किए गए। एनसीआरबी 2022 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 50,616 मामले ट्रायल के लिए भेजे गए थे और 2021 के 2,40,000 मामले भी पेंडिंग थे, जिससे 2,91,000 मामले कुल पेंडिंग बताए जाते हैं। डकैती और लूट। उत्तर प्रदेश सरकार के दावों के अनुसार डकैती और लूट जैसी घटनाओं में भी पिछले कुछ सालों में उल्लेखनीय कमी हुई है। दावा किया जाता है कि डकैती में 84.41% और लूट में 77.43% की कमी हुई है। 2016 की तुलना में ये कमी दर्ज की गई। योगी सरकार के दावे और वास्तविकता क्या है? योगी सरकार ने अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दावा भी किया। उन्होंने मुठभेड़ों यानी कि एनकाउंटर्स में अपराधियों के मारे जाने, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कदमों का उल्लेख किया है। ये काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कदम उठाए भी हैं। मुठभेड़ में क्या होता है? सरकार के अनुसार 2017 से अब तक यानी कि मार्च 2021 तक के इनके अगर आंकड़ों की हम बात करें, इसके अनुसार 222 बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर किया गया है। एनकाउंटर में 222 बदमाशों को ढेर किया गया और करीबन 8,118 बदमाश घायल हुए। अपराधियों की 142 अरब रुपए से अधिक की अवैध संपत्तियों को जब्त करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कई गैंगस्टर्स पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। हालांकि विपक्षी दल इन दावों पर हमेशा सवाल उठाते आए हैं और आरोप लगाते आए हैं कि आंकड़ों में हेराफेरी की गई है और पुलिस की कार्रवाई में भी भेदभाव हो रहा है। हाल ही में 24 घंटे में हुई 14 हत्याओं की घटना ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था की स्थिति पर बड़ी चिंताएं बढ़ा दी हैं।
उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में अपराध के आंकड़ों में मिश्रित रुझान देखे गए। कुछ अपराधों में कमी आई तो सरकारी दावे ये भी कहते हैं कि कुछ अपराधों में वृद्धि देखने को मिल रही है, जबकि अन्य विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराध में और जघन्य हत्याओं के मामले में ये सारे मामले उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए अभी भी चिंता का विषय बने हुए हैं। तो ये था उत्तर प्रदेश का क्राइम डेटा जो हमने आपके साथ शेयर किया। अब हम अपनी तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बात करेंगे भारतीय वायुसेना की। इंडियन एयरफोर्स को और भी ज्यादा मजबूत करने की अब कोशिश की जा रही है। भारत ने हाल ही में अपने महत्वाकांक्षी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत देश में ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का डेवलपमेंट और उनका निर्माण किया जाएगा। यानी कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट का डेवलपमेंट और निर्माण भारत में ही किया जाएगा। यह कदम भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में और देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की खासियतें क्या हैं? 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान अपनी अत्याधुनिक तकनीकों और क्षमताओं के कारण आधुनिक हवाई युद्ध में गेम चेंजर माने जा सकते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं? उन्नत स्टील्थ, ये विमान रडार से बचने की अभूतपूर्व क्षमता रखते हैं, जिससे दुश्मन के लिए इनका पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जो इन्हें युद्ध क्षेत्र में एक बड़ा रणनीतिक लाभ भी प्रदान करती है। सुपर क्रूज, ये विमान आफ्टर बर्नर का उपयोग किए बिना सुपरसोनिक गति यानी कि मैक 1 से अधिक पर लगातार उड़ान भरने में सक्षम होते हैं। ये मैं जनरेशन 5 के जो फाइटर जेट हैं उनकी बात कर रहा हूं। इससे उन्हें अधिक तेजी से युद्ध क्षेत्र में पहुंचने और दुश्मन के विमानों को एकदम से सदमे में डालने के लिए मदद मिलती है। डिजिटल तकनीकें और डेटा फ्यूजन यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड डेटा फ्यूजन की बात करें तो इनमें अत्यधिक उन्नत सेंसर, एवियोनिक्स और कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो कि विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करके इनको फ्यूज करके यानी कि एकीकृत करके पायलट को युद्ध क्षेत्र की एक व्यापक सटीक तस्वीर प्रदान करते हैं। इससे पायलट को बेहतर निर्णय लेने और स्थिति के अनुसार जागरूक रहने में मदद मिलती है, यानी कि सिचुएशनल अवेयरनेस बनाए रखने में मदद मिलती है। अंदरूनी हथियार, जो अंदरूनी हथियार हैं, स्टील्थ को बनाए रखने के लिए इन विमानों के हथियार आमतौर पर विमान के अंदरूनी हिस्से में रखे जाते हैं, जिससे उनका रडार क्रॉस सेक्शन कम होता है। मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग, भविष्य के 5वीं पीढ़ी के विमानों में मानव रहित लड़ाकू ड्रोनों यानी कि कॉम्बैक्ट ड्रोन्स के साथ मिलकर काम करने की क्षमता होगी, जिससे पायलट विमान से ही यानी कि जिस फाइटर जेट में वो बैठा है उसी विमान से ही ड्रोनों को नियंत्रित करके विभिन्न मिशनों को अंजाम दे सकता है। भारतीय वायुसेना को इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये समझने वाली बात है। भारतीय वायुसेना को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की सख्त जरूरत है, जिसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जैसे बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य। भारत के पड़ोसी देशों विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान अपनी वायुसेना को लगातार आधुनिक और मॉडर्न बना रहे हैं। चीन के पास पहले से ही J-20 जैसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं और पाकिस्तान भी चीन से उन्नत विमान हासिल करने की कोशिश लगातार करता रहता है। ऐसे में भारतीय वायुसेना को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखने और किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए या फिर बेहतर क्षमताओं के लिए आवश्यकता है तकनीकी श्रेष्ठता बनाए रखना। यह भी काफी इंपॉर्टेंट एक कारण है। आधुनिक युद्ध में तकनीकी श्रेष्ठता निर्णायक साबित हो सकती है, यानी कि टेक्निकल रूप से कौन ज्यादा पावरफुल है, ये कई सारी जंग का फैसला करती है। 4वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान जैसे भारत के पास राफेल है या फिर सुखोई 30 MKI है, ये भी सक्षम है, लेकिन 5वीं पीढ़ी के विमानों की स्टील्थ, डेटा फ्यूजन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताएं उन्हें एक महत्वपूर्ण बढ़त देती हैं, एक एक्स्ट्रा एज उन्हें देती हैं। इन क्षमताओं के बिना भारतीय वायुसेना भविष्य के हवाई संघर्षों में पीछे रह सकती है, इसलिए भी इन 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को बनाना बहुत जरूरी है। वायुसेना के स्क्वाड्रन की कमी, भारतीय वायुसेना वर्तमान में अपने भारतीय वायुसेना में स्वीकृत जो स्क्वाड्रन है वो 42 है। 42 स्क्वाड्रन की तुलना में कम स्क्वाड्रन लगभग 31 के साथ काम कर रही है। नए और उन्नत विमानों का अधिग्रहण जब होगा, इनके उत्पादन इस कमी को दूर करने में मदद करेगा। यानी कि जब भारत का नया उत्पादन होगा तो वो इन कमी को दूर करेगा जो स्क्वाड्रन की कमी भारत के पास अभी है। आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण, AMCA परियोजना यानी कि आत्मनिर्भर भारत का एक पहल है और इस पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वदेशी रूप से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का विकास भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा, आयात पर निर्भरता को कम करेगा और देश के एयरोस्पेस उद्योग को बढ़ावा देगा।
ये भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भी स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यानी कि भारत अगर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बना लेता है तो वैश्विक बाजार में इनकी डिमांड होगी, जिससे भारत इस फील्ड का एक महत्वपूर्ण प्लेयर भी बनकर उभरेगा। भविष्य के युद्धों के लिए भारत की तैयारी भी हो सकती है। भविष्य के हवाई युद्ध केवल हवा से हवा में मुकाबले तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, साइबर युद्ध और मानव रहित प्रणालियों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान पर की गई स्ट्राइक में भी देखा। 5वीं पीढ़ी के विमान इन सभी पहलुओं को ध्यान में रख करके डिजाइन किए गए हैं, जिससे भारतीय वायुसेना भविष्य के युद्धों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकेगी। खुफिया निगरानी और टोही यानी कि ISR क्षमताएं, 5वीं पीढ़ी के विमानों के उन्नत सेंसर और डेटा फ्यूजन क्षमताएं उन्हें बेहतर ISR भूमिकाएं निभाने में सक्षम बनाती है, जिससे वे AWACS जैसे विशेष विमानों की भूमिका भी निभा सकते हैं। AMCA परियोजना की स्थिति अब क्या है? AMCA परियोजना एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के द्वारा विकसित की जा रही है, जिसमें निजी कंपनियों की भी भागीदारी होगी। सरकार ने इसके उत्पादन मॉडल को मंजूरी दे दी है और उम्मीद है कि इसका पहला प्रोटोटाइप 2028 तक उड़ान भरेगा। यानी कि भारत को पूरी उम्मीद है कि निजी कंपनियों को इसमें परमिशन देने के बाद 2028 तक भारत का पहला जो प्रोटोटाइप 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा वो उड़ान भरेगा, जबकि 2035 तक पहली स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकती है। ये परियोजना भारत की रक्षा और रणनीतिक क्षमताओं के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। संक्षेप में अगर कहें तो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की आवश्यकता केवल एक तकनीकी अपडेशन नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना की सामरिक और रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अनिवार्य कदम है, जो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बनाए रखने और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ये थी आज की 3 खबरें जिन पर हमने बारीकी से विश्लेषण किया। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।